हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 पर। तो इससे पहले हम लोगों ने क्लास 12th का चैप्टर 1 जो पॉलिटिकल साइंस का था उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जिसमें बात किए थे क्या हम लोग 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होने के बाद हमारे देश के सामने राष्ट्र के निर्माण में क्या क्या चुनौती थी, अर्थात रजवाड़ों के जैसे हम लोगों ने विलय किया, एकता स्थापित करना था। इन सभी को स्थापित करने के बाद हमारे देश में क्या किया गया था, लोकतंत्र स्थापना किया गया था। ये बात तो आपको पता ही होगा। लोकतंत्र स्थापना के बाद हमारे देश में जो चुनाव किया गया तो उसमें एक ही दल का प्रभुत्व रह जाता है, जिसे हम लोग एक दल के प्रभुत्व का दौर मानते हैं। लगभग 2 से 3 दशक तक आपका जो है एक दलीय प्रभुत्व का दौर रहता है। इसलिए हम लोगों का दूसरा चैप्टर जो है उसी से आधारित है, एक दलीय प्रभुत्व के दौर। अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तभी ये चैप्टर अच्छी समझ में आएगा, नहीं तो ये चैप्टर अच्छे से समझ में आपको नहीं आएगा। जैसे आप लोगों को पता ही है क्या, ये जो हम आपका है नोट्स है, ठीक है। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं एक दल के प्रभुत्व पर। तो एक दल का प्रभुत्व क्या होता है, इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात आप लोगों को नोट्स करना है, क्या स्वतंत्रता संग्राम से ही लोकतंत्र की प्रति गहरी आस्था रखने वाले भारत के समक्ष राष्ट्रीय एकता व लोकतंत्र स्थापित करने की सबसे प्रमुख चुनौती थी। प्रमुख नेता राजनीति की को समस्या के समाधान का उपाय मानते थे। देखिए, जैसे हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, उस समय से ही हमारे देश के लोगों में क्या था, लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था थी। तो लोकतंत्र की गहरी आस्था के कारण हमारे देश में लोकतंत्र को ही अपनाया गया। इसके समक्ष क्या हुआ, राष्ट्रीय एकता व लोकतंत्र स्थापित करना सबसे प्रमुख चुनौती थी। हमारे नेता राजनीति को समस्या के समाधान का उपाय मानते हैं। हमारे जो नेता थे वह राजनीति को क्या मानते थे, समस्या का समाधान मानते थे। भारत का चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ और सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त बने। याद रखेंगे, भारत के चुनाव आयोग का जो गठन होता है वह होता है आपका जनवरी 1950 में, और इसका सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त बनता है। पूछा जाएगा क्या चुनाव आयोग का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था, तो सुकुमार सेन। और चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था, तो याद रखेंगे जनवरी 1950 में आपका चुनाव आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि देश का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ। उस समय देश में 17 करोड़ मतदाता थे। इन्हें 3200 विधायक व लोकसभा के लिए 489 सांसद चुने थे। जैसे कि आपको हम बता ही चुके हैं, अगर आप फर्स्ट चैप्टर को नहीं देखें तो आप प्लीज़ जाके देख लें, क्योंकि हमारा देश 1947 में आज़ाद होता है। उसके बाद क्या क्या समस्या होती है, उन सभी समस्या के निपटने के बाद हमारे देश में लोकतंत्र को अपनाया जाता है। लोकतंत्र अपनाने के बाद चुनाव किया जाता है। उसी चुनाव पद्धति ये चैप्टर में हमारा है। आपको सारांश में आपको हम पहले ही चैप्टर को बता दिए हैं, लेकिन इससे क्या क्या याद करना है उन सभी बात को आपको नोट्स करना है, ठीक है। तो क्या होता है, देश का पहला आम चुनाव जो आपका होता है 1952 में होता है। और उस समय बात करें, अर्थात 1947 के समय, 1952 के समय 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन हमारा देश में चुनाव कब हुआ, 1952 में हुआ, जो पहला आम चुनाव था। और उस समय देश में कितनी आबादी थी, तो पूछा जाएगा कि जिस समय पहला आम चुनाव हुआ था उस समय कितने मतदाता थे भारत में, तो याद रखना है 17 करोड़ मतदाता था। 3200 विधायक व लोकसभा के लिए 489 सांसद चुनना था। कब, तो 1952 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, देश की एकमात्र प्रमुख पार्टी जिसका संगठन पूरे देश में था, नेहरू जी के करिश्माई व लोकप्रिय नेतृत्व के प्रभाव से कांग्रेस पार्टी को पहले आम चुनाव में 489 में 384 सीटें मिली। यहाँ क्या बता रहा है आपको, अब क्या देश का एकमात्र प्रमुख पार्टी जिसका संगठन पूरे देश में था, तो वह क्या था आपका, वह था कांग्रेस। तो कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में ही आपका कांग्रेस का स्थापना हो गया था। इसी कारण से जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उस समय जो सबसे प्रमुख और एक ही पार्टी था वह था आपका कांग्रेस। इसी के कारण कांग्रेस जो है पहले आम चुनाव में क्या करता है, 489 सीट जो था उसमें से आपका 489 सीट में से 384 सीट आपका कांग्रेस जीत जाता है। क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व देखा जाए तो आपका 1885 से ही आपका कांग्रेस का अस्तित्व था। इस कारण से उसे 489 में 384 सीट प्राप्त हुआ। इसका पीछे कारण था, यह सबसे पुराना पार्टी था और इसमें नेहरू जैसा
पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा करिश्माई व लोकप्रिय नेतृत्व का प्रभाव था। इसी कारण से इसे इतना वोटिंग प्राप्त हुआ, इतना सीट इसे प्राप्त हुआ। याद रखना है क्या उस समय जो कांग्रेस को पार्टी का जो पहले आम चुनाव में कितना सीटें प्राप्त हुआ था, 489 में से 384 सीटें मिली थी। कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही, उसे 16 सीटें प्राप्त रही। पहला था आपका कांग्रेस पार्टी, तो पहला क्या था आपका कांग्रेस पार्टी, पहला कांग्रेस पार्टी था और दूसरा एक पार्टी और था उसमें, लेकिन बाद में ये 1885 के बाद में अस्तित्व में आया, इसलिए इसे उतना सीटें नहीं मिल पाई। लेकिन इसे भी सीटें मिली, मात्र कितनी सीटें मिली, 16 सीटें ही मिली, ठीक है। लेकिन सबसे आगे कांग्रेस रहा, क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व हमारा कितना में आ गया था, 1885 ईस्वी में ही आ गया था, ठीक है। प्रथम 3 आम चुनाव 1952, देखिए 5 साल के बाद चुनाव होता है, तो 1952 में पहला हुआ। सेकंड पूछा जाएगा तो 1905 जोड़ के 1957, और 1957 के बाद पूछा जाएगा 5 जोड़ दीजिएगा, उसमें हो जाएगा कितना, 1962, ठीक है। तो प्रथम 3 आम चुनाव 1952, 57 और 62 में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व केंद्र व राज्य दोनों पर बना रहा। देखिए आपका यहाँ 3 यानी कि 15 साल तक कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व क्या रहता है, केंद्र व राज्य दोनों में बना रहता है। केंद्रीय स्तर पर भी सरकार बना रहता है आपका 52, 57 और 62। प्रथम 3 आम चुनाव जो होता है तो तीनों का कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहता है, केंद्र और राज्य दोनों में, ठीक है। 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किसी राज्य में बनने वाली पहली सरकार है। देखिए आपका 1957 में यहाँ क्या होता है, केरल जो आपका भारत का एक राज्य है, वहाँ क्या होता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, याद रखेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी, अर्थात वह कांग्रेस के बाहर, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि बगैर कांग्रेस पार्टी सरकार किसी राज्य में बनने वाली पहली सरकार थी। यानी कि आपका केरल 1957 में एक ऐसा राज्य था वहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है और आपका कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ नहीं बनती है। यह पहला राज्य है जहाँ गैर कांग्रेसी सरकार बनता है। और कब बनता है, 1957 में। और कहाँ बनता है, तो केरल में बनता है। और किस पार्टी की बनती है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पॉइंट याद करना है, क्या कांग्रेस स्वतंत्रता के बाद एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में उभरी। क्या थी कांग्रेस स्वतंत्रता के बाद एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के साथ उभरी। कांग्रेस के अंदर शांतिवादी, क्रांतिवादी, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणापंथी, शांतिवादी, अनुदारवादी और हर धारा के मध्यम वर्गीय को समाहित किया। कांग्रेस क्या किया था, दक्षिणपंथी, शांतिवादी, अनुदारवादी, हर धारा के मध्यम वर्ग हो या क्रांतिकारी वर्ग हो, नरमपंथी हो, गर्मपंथी हो, इन सभी को कांग्रेस ने अपने में समाहित किए हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखना है, क्या कांग्रेस एक मंच के तरह भी जिस पर अनेक समूह, हित और राजनीतिक दल तक आ जुटते थे। कांग्रेस गुटों से तालमेल, सहनशीलता और कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव ने इसे असाधारण ताकत दी। इन सभी कारणों से ही कांग्रेस का आप लोग देखें क्या 3 आम चुनाव तक उनकी सरकार केंद्र और राज्य दोनों में बनी रही। इनका पीछे यही सब कारण था, क्योंकि इसमें जो सभी गुट को समाहित किया हुआ था, जैसे कि बात करें शांतिवादी करे, क्रांतिकारी करे, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणापंथी, शांतिवादी, अनुदारवादी, और एक मंच के तरह जिस पर अनेक समूहित और राजनीतिक दल तक आ जुटता था। गुटों से तालमेल इनकी अच्छी थी, सहनशीलता और कांग्रेस की गठबंधनी स्वभाव ने इसे असाधारण ताकत दी थी। अब एक पार्टी आता है सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी, लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास, और प्रमुख नेता इसका रहता है आपका जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और एस.एम. जोशी। याद रखेंगे क्या सोशलिस्ट पार्टी के क्या था, तो समाजवादी, लोकतांत्रिक समाजवाद के विचारधारा में विश्वास रखता था आपका सोशलिस्ट पार्टी। इसके अंतर्गत आपको याद रखना है, इसका जो प्रमुख नेता था, पहला जयप्रकाश नारायण, उनके बाद अशोक मेहता, उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव, उनके बाद राम मनोहर लोहिया, उनके बाद एक और था आपका क्या ए.एम. जोशी थे। कौन थे, ए.एम. जोशी थे। किस पार्टी के थे, तो सोशलिस्ट पार्टी के थे। किस पार्टी थे, सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे, ठीक है। याद रखेंगे आप इस बात को। उनके बाद और एक पार्टी आता है क्या, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। पहले क्या देखे, सोशलिस्ट पार्टी आ गया, अब आता है आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये पार्टी रूस के बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थी। याद रखेंगे, रूस के बोल्शेविक क्रांति से कौन सी पार्टी प्रेरित थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देश की समस्याओं के समाधान के लिए
साम्यवाद को अपनाने का समर्थन करता था। याद रखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्या करता था, देश की समस्या जो भी था उसे समाधान करने के लिए यह साम्यवाद को अपनाने का समर्थन करता था। इनका जो प्रमुख नेता था वह था A.K. गोपालन। देखिए ऑब्जेक्टिव में दे देगा 3 का नाम और उसमें दे देगा चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी, तो याद रखेंगे आप लोग, या तो एक दे देगा किसी पार्टी के प्रमुख नेता का नाम और 3-4 पार्टी दे देगा, याद रखेंगे सभी का नेता का नाम याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो प्रमुख नेता A.K. गोपालन थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, ऐसे डांगे थे, अजय घोष थे, नबूदरीपाद थे आदि था, ठीक है। और एक पार्टी आता है भारतीय जनसंघ। इन सभी के बाद यानी कि 3 दशक चुनाव यानी कि 1952 के बाद ये सभी पार्टी आपका अस्तित्व में आता है। तो आप लोग देखिए क्या सोशलिस्ट पार्टी आता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आता है, भारतीय जनसंघ आता है, देखिए फिर आपका स्वतंत्र पार्टी आएगा। लेकिन सबसे पहले कौन आता है आपका, तो याद रखेंगे कांग्रेस 1885 में आता है। इसी कारण से इनका आपका एक दलीय प्रभुत्व का दौर यानी कि एक दल यानी कि कांग्रेस का बहुत ही लंबे समय तक भारत में केंद्र और राज्य दोनों पर इनका सरकार बना हुआ रहता है। उनके बाद आता है भारतीय जनसंघ और इसकी स्थापना होता है 1951 में। याद रखेंगे भारतीय जनसंघ का जो स्थापना होता है वह 1951 में होता है। जनसंघ ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। याद रखेंगे जनसंघ की जो स्थापना होती है 1951 में, इसने जो जोर दिया क्या एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के लिए विचार पर जोर दिया था। इनमें जो प्रमुख नेता था आपका वह था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक। कौन थे इनके प्रमुख नेता भारतीय जनसंघ के। और भारतीय जनसंघ का ही रूप आप लोग अभी वर्तमान समय में बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी को देखते थे। तो क्या भारतीय जनसंघ का क्या स्वरूप है, क्या 1951 में इसका स्थापना होता है और एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र के विचार पर यह जोर देता है। इनका प्रमुख नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक आदि था। और एक पार्टी आता है आपका स्वतंत्र पार्टी आता है। स्थापना इनका होता है 1959 में। यह पार्टी कब आता है आपका 1959 में आता है। यह पार्टी सरकार के अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप के समर्थक प्रमुख नेता सी राजगोपालचारी, के.एम. मुंशी, N.G. रंगा, मीनू मसानी आदि था, ठीक है। तो स्वतंत्र पार्टी आपका आता है, याद रखेंगे स्थापना 1959 में होता है। यह पार्टी क्या करता था, सरकार के अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप का समर्थन करता था और इसका जो प्रमुख नेता था श्री राजगोपालचारी, के.एम. मुंशी, N.G. रंगा व मीनू मसानी आदि था। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा चैप्टर का जो नोट्स आप लोगों को इतना ही करना है और आप लोग इसे अच्छी प्रकार से कर लेंगे। और आपको बता दिए हैं कि नोट्स के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो आप ज्वाइन कर से वहाँ से ले सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या जाने, पहले चैप्टर में हम लोग बात किए थे भारत देश को आज़ाद होने के बाद कौन कौन सी समस्या थी उनको जाने, ठीक है। जब समस्या का निदान किया गया तो हमारे देश के सामने लोकतंत्र को अपनाया गया और उसमें क्या हुआ, चुनाव किया गया। तो चुनाव करने के समय कौन कौन से दल थे और उस समय मतदाता क्या था, इन सभी बातों को चर्चा किए। उनके बाद चुनाव के बाद कौन कौन सी पार्टी अस्तित्व में आई, इन सभी पर हम लोगों ने चर्चा किया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का, और जिसमें हम लोग पूरी अच्छी प्रकार से उसका भी नोट्स को क्लियर कर लेंगे। और उसमें है आपका नियोजित विकास की राजनीति, यानी कि अब होती है विकास की बात। तीसरे चैप्टर में विकास की बात दी गई है, आम चुनाव हो गई, अब विकास की बात करनी है तीसरी चैप्टर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और हाँ, आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको टेलीग्राम में उसका भी नोट्स मिल जाएगा और वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले वीडियो जो हमारा तीसरा चैप्टर होगा संपूर्ण बुक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, कमेंट कर अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।